Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to PPSC Concept Wala. Today is 27th of July and we will see the important news articles from the newspaper The Indian Express. सबसे पहले हम आज का हेडलाइन देख लेते हैं. हेडलाइन में क्या है? यह जो आपको पिक्चर दिख रहा होगा ये कहाँ का है? ये फ्रांस का है और ये गैस के द्वारा फ्रांस का जो फ्लैग है वो बनाया गया है. स्मोक इन द कलर्स ऑफ द फ्रेंच फ्लैग बिलोज इन पेरिस ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक्स. आपको पता है कि आज से ओलंपिक्स शुरू हो गया है. कहाँ? पेरिस में समर ओलंपिक्स शुरू हो गया है. ठीक है. दूसरा जो है, ऑन द ईव ऑफ 25th एनिवर्सरी ऑफ विक्ट्री इन कारगिल आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट कहाँ? कारगिल. एंड वो कहाँ गए? कारगिल गए और द्रास भी गए. द्रास में आपको कल बताए थे कि द्रास में क्या है, हम क्या बनाया गया है? कारगिल वॉर मेमोरियल. कारगिल वॉर मेमोरियल में कारगिल वॉर के समय ड्यूरिंग द कारगिल वॉर जितने भी लोग शहीद हो गए थे उनके लिए जो मेमोरियल बनाया गया है. प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ भी घूमे. और बाकी ये सब तो पॉलिटिकल न्यूज है कि फॉल्सहुड बीइंग स्प्रेड, अग्निपथ मीटू की फोर्स यंग रेडी एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके. उसके बाद द वर्ल्ड पार्टीज ऑन द सियान रिवर इस बार इंपॉर्टेंट हो जाता है. बार बार आप देख रहे होंगे 4 दिन से लगातार सियान रिवर के बारे में बताया जा रहा है. क्यों? क्योंकि जो ओपनिंग सेरेमनी था वो सियान रिवर पे बगल में एफिल टावर भी है और सियान रिवर में फ्लोटिंग बनाया गया था. दैट्स वाई सियान रिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको सब कुछ बता दिया गया कि सियान रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है. सब एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है. उसके बाद ममता नीति मीटिंग, नीति आयोग का जो मीटिंग होता है इससे अब सारा चीफ मिनिस्टर का, उसमें बोल रही हैं कि इंडिया ब्लॉक का जो सारे जो पार्टनर्स हैं दे आर नॉट टुगेदर, दे आर नॉट देन यूनाइटेड एटसेट्रा. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है. उसके बाद ये है कि डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट स्टे यूपी कावर रूट सॉफ्ट प्ले सेफ वाई पिक अ फाइट. ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है. उसका ये बुमराह जी का क्या है, ये इंटरव्यू है जिसमें वो बोली हैं कि आई बिलीव बॉलर्स आर द स्मार्ट पीपल ऑलवेज फाइटिंग द ऑड्स मेक वेरी गुड कैप्टन्स. जिनको पढ़ने का इच्छा होगा, इनके लाइफ के बारे में जानना होगा, आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है. तो ये था आज का हेडलाइन. ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है, हम अपने पीपीटी पे आते हैं और देखते हैं हमारे लिए जो जो न्यूज़ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे. ऑलराइट. तो आज का पहला जो है वो क्या है कि प्राइवेट बिल्स इन हाउस है ना. हाउस में प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस किया गया. 10 लोकसभा सीट्स फॉर यूथ टू अनदर स्पेशल पैकेज फॉर बिहार. इसके बारे में बिल लाया गया. क्या बोला गया बिल में? कोटा फॉर SC ST OBC इन प्राइवेट सेक्टर अमंग डिमांड्स. बहुत सारा डिमांड था जिसमें यह भी मांगा गया कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी SC ST OBC के लिए क्या होना चाहिए? कोटा होना चाहिए. अभी तो ये बिल आया है, इसके बाद ये पास होगा लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, प्रेसिडेंट से, उसके बाद ये बिल बनेगा, एक्ट बनेगा, तब देखा जाएगा. अब हमारे लिए सवाल क्या आ जाता है कि बिल क्या होता है. आप में लोगों में से बहुत लोग कुछ ऐसे होंगे जिनको अच्छे से आता होगा और बहुत कुछ होंगे जो अभी जस्ट शुरुआत किए होंगे अपनी तैयारी का, उनको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा. उनके लिए हम बता दे रहे हैं इन ब्रीफ कि बिल क्या होता है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ बिल. बिल क्या होता है? बिल एक ना प्रपोजल होता है कि आपको अगर कोई नया लॉ इंट्रोड्यूस करवाना है या पहले से जो कोई लॉ है उसमें कोई चेंज करवाना है, अमेंडमेंट करवाना है, तो उसी का जो प्रपोजल होता है एज ए डॉक्यूमेंट जब आप पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसी को क्या कहते हैं? हम बिल कहते हैं. ठीक है. क्या बोलते बताएं आप? कोई न्यू लॉ करना रहा या फिर कोई अमेंडमेंट करना रहा. अमेंडमेंट किस में? कोई एग्जिस्टिंग बिल है, कोई एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें, तो जो आप बिल जो डॉक्यूमेंट बोलेंगे और खड़ा होकर बोलेंगे कि हमको ये करवाना है, तो वो जो बिल कागज़ में आप लिख के देंगे उसी को क्या कहेंगे? एक डॉक्यूमेंट है, उसको बिल बोलेंगे. उसके बाद रिक्वायर्ड स्टेजेस के बाद ये जब पास हो जाएगा तो यही क्या बन जाता है? ये बिल बिकम्स एक्ट है ना. कुछ ऐसा बिल है जो सिर्फ लोकसभा के सहमति से बन जाता है, कुछ ऐसा बिल है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का ये लगता है सहमति. तो वो डिपेंड करता है बिल पे. अब मोटा मोटी अगर देखेंगे तो 2 तरह का बिल होता है, एक पब्लिक बिल और एक प्राइवेट बिल. पब्लिक बिल जो होता है वो क्या होता है? पब्लिक बिल, पब्लिक आपको नाम से पता चल रहा हो क्या कि पब्लिक के लिए जो आएगा, पब्लिक के लिए आएगा मतलब क्या कि वैसा बिल जो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक के बारे में करने का जो रूलिंग गवर्नमेंट होगी उसी के पास पावर होगा ना. तो जो इसको हम क्या बोलते हैं? और गवर्नमेंट बिल भी बोलते हैं. पब्लिक बिल को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बिल. और ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा? ये पार्लियामेंट में जो भी होंगे वहाँ के जो मिनिस्टर कौन बनेंगे? जो रूलिंग गवर्नमेंट, जो पार्टी रूल कर रही होगी हमारे देश में. जैसे अगर अभी की बात करें तो NDA का रूलिंग है ना. तो NDA में जो भी NDA के द्वारा जो बनाए गए मिनिस्टर हैं, अगर वो मिनिस्टर कोई बिल लाते हैं दैट बिल बी कॉल्ड पब्लिक बिल और गवर्नमेंट बिल. इट्स समझ गए. अगर हम इसके बाद बात करें प्राइवेट बिल की, जो यहाँ पे बात की जा रही है प्राइवेट बिल की, तो प्राइवेट बिल क्या होता है? वैसा बिल
जो नन अदर देन, है ना, कोई भी एमपी किसके छोड़ के, जो मिनिस्टर हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर को छोड़ के कोई भी एमपी के द्वारा जब वो बिल लाया जाता है, बिल इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, एनी एमपी, इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी एमपी, किसको छोड़ के, अदर देन मिनिस्टर, मिनिस्टर को छोड़ के, उसके अलावा हाउस में जितने भी एमपीज़ हैं उनके द्वारा जो भी बिल इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वो क्या है, प्राइवेट बिल। अब आप बोलेंगे, आपको समझना चाहिए कि अगर कोई भी एमपी अगर जीत के गया है, बाय द वे मान लिया जाए कोई कांग्रेस का एमपी है या कोई जेडीयू का एमपी है, जेडीयू का तो अभी एनडीए की पार्टी है तो उनकी गवर्नमेंट ही है, मान लीजिए कांग्रेस की कोई एमपी है, कांग्रेस की तो सरकार तो है नहीं, रूलिंग गवर्नमेंट कौन है, बीजेपी और वी कैन से कि एनडीए, तो क्या उनका कोई काम नहीं होगा वहाँ, वो बस बैठ के वहाँ वो टेबल पीटेंगे, नहीं, वो अगर कोई बिल लाते हैं तो उनके द्वारा जो बिल आएगा वो अपने एरिया में अगर कोई काम करना चाहते हैं, उनके हिसाब से देश में कोई लॉ में चेंजेज आना चाहिए तो उनका अधिकार है ना, इसलिए तो हम लोग उनको चुन के भेजे हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। तो उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनके हिसाब से, उनके एरिया में, उनके देश के लिए, उनके राज्य के लिए जो भी अमेंडमेंट्स का चाहिए होगा या कोई बिल या कोई एक्ट चाहिए होगा तो इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि हमारे एरिया में ये चेंजेस चाहिए, उसके लिए जो बिल लाया जाएगा। तो अगर कोई मिनिस्टर ला रहा है, जो गवर्नमेंट रूलिंग है, मिनिस्टर वही बनेगा, तो वो जो बिल आएगा वो बिल आएगा पब्लिक बिल या उसको गवर्नमेंट बिल बोलेंगे। लेकिन उसके अलावा कोई भी एमपी के द्वारा कोई भी बिल लाया जाएगा, दैट बिल कॉल्ड प्राइवेट बिल। अब आप इसके बाद सुनेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। ये क्या होता है, जब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न है, कोई एक्ट है, ठीक है, उसमें अगर हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं, बदलाव, या उसको कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, या उसको हटाना चाहते हैं, रिपील करना चाहते हैं, उसके द्वारा जो बिल लाया जाता है उसको करने के लिए, किस चीज़ को, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोई प्रोविज़न है उसको चेंज करने के लिए, अमेंड करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, रिपील करने के लिए, तो उस तरह के बिल को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोलते हैं। उसके बाद आप दो तरह का बिल और सुने होंगे, ऑर्डिनरी बिल, और दूसरा सुने होंगे आप फिनांस बिल। फिनांस से आपको पता चल रहा है, इसको हम लोग बात करते हैं अगर बिहार के भाषा में तो इसको बोलते हैं फाइनेंस, ठीक है। तो क्या है ये, फाइनेंस बिल, और थोड़ा जो एमबीए वाले होंगे बोले फिनेंस। तो हमारा फाइनेंस बिल और ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो ये कहाँ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। लेकिन इसको इंट्रोड्यूस कौन करेगा, कोई भी कर सकता है, या तो कोई मिनिस्टर कर सकता है या तो कोई प्राइवेट मेंबर। व्हेनेवर आई टॉक अबाउट प्राइवेट मेंबर इट मीन्स एनी एमपी, इट माइट बी फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और द अपोजिशन पार्टी, ठीक है। तो जब हम प्राइवेट मेंबर की बात करेंगे इट मीन्स नन अदर देन मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर हैं उनके अलावा जो भी एमपी बच गए, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट में हो या तो अपोजिशन पार्टी के हो, जो भी चुन के गए हैं, जो जीत के गए हैं, अगर पार्लियामेंट में उनको बैठने का हक मिला है, उनको एक कुर्सी मिला है, वो दैट पर्सन विल बी प्राइवेट मेंबर अदर देन ये मिनिस्टर, ठीक है। तो जो ऑर्डिनरी बिल है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, और वो किसके द्वारा लाया जा सकता है, या तो कोई मिनिस्टर के द्वारा भी या तो कोई प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी। अब आता है दूसरा फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल के अंदर ही एक आता है, इसी का एक पार्ट है, वो है मनी बिल। मनी बिल के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 110 में लिखा हुआ मनी बिल के बारे में। तो मनी बिल जो है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है, वो कंसर्न विथ फाइनेंशियल मैटर, है ना। अगर किसी भी चीज़ तरह का हमारे देश में टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा पे अगर कोई भी काम करना होगा, वो किस चीज़ में लिखा हुआ है, आर्टिकल 110 में। तो आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आर्टिकल 110 में जितना भी टॉपिक पे लिखा हुआ है, अगर उस चीज़ पे जो बिल आएगा दैट बिल, उसको हम क्या बोलेंगे, मनी बिल। आपको ब्रीफ में बताया जा रहा है, ठीक है। और फाइनेंस बिल वो किसको बोलेंगे, मनी बिल के अलावा और भी जितना खर्चा होता है ना, और भी जो भी खर्च है जिसके जो दिखाना होता है, जिसके लिए सरकार को पैसा मांगना होता है, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, फिजिकल मैटर एक्सेट्रा, उसमें जो भी बिल आएगा अदर देन किसके, मनी बिल के, दैट बिल वो बिल को हम क्या बोलेंगे, फाइनेंस बिल बोलेंगे। सो मोटा मोटी इतना ही है, बस आपको ध्यान रखना है मनी बिल और फाइनेंस बिल में कन्फ्यूजन होता है। मनी बिल आपको याद रखना है क्या, कि आर्टिकल 110 में जो भी चीज़ लिखा हुआ है ना, उस पर अगर कोई बिल आता है वो मनी बिल होगा। हाँ, एक चीज़ और, इसमें जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, लोकसभा में। राज्यसभा में इसका कोई पावर नहीं है, राज्यसभा मेंबर इसमें कोई इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर। लोकसभा के मेंबर क्यों, रीजन यू शुड नो, कि मनी बिल अगर वो किसको राइट मिला हुआ है, जो चुन के आए हैं, जो पब्लिक के द्वारा चुने गए हैं, और वो
तो जो लोकसभा में हैं और सिर्फ जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ही मनी बिल लाया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 110 के द्वारा जो लिखा गया मनी बिल, वो किसके द्वारा, ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ होगा, राज्यसभा में होगा नहीं होगा। क्या कोई प्राइवेट मेंबर ये बिल को ला सकता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओनली मिनिस्टर्स कैन इंट्रोड्यूस दिस मनी बिल। बट इफ वी टॉक अबाउट द फाइनेंस बिल, ये क्या होता है, मैटर्स बट अदर देन मनी बिल। ठीक है, आपको समझ में आ गया, जितना भी तरह का बिल है मोटा माटी आपको सारा बता दिया गया है। अब इसमें यह बताया गया कि फ्रॉम रिजर्वेशन, क्या बोला गया कि फ्रॉम रिजर्वेशन फॉर द सोशली डिसएडवांटेज इन द प्राइवेट सेक्टर फॉर कीपिंग 10 सीट्स इन लोकसभा फॉर दोज एज्ड अंडर 35 ईयर्स, ए स्पेशल पैकेज फॉर दलित एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज इन बिहार, टू ए स्पेशल एक्ट टू कंट्रोल फ्लड्स इन स्टेट। ये सब चीज़ पे जो मांग था उसके लिए क्या लाया गया था, प्राइवेट बिल लाया गया, जिसमें थरूर साहब हमारे हैं कांग्रेस के एमपी केरला से। उनका डिमांड क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हाई कोर्ट का एक बेंच कहाँ बना जाए, त्रिवनंतपुरम में, और रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर हो कितना, 1% का उनका डिमांड है कि 1% रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन ए क्रॉस कैटेगरी इन द गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड रिजर्वेशन फॉर 10 सीट्स इन लोकसभा फॉर द यूथ। ठीक है, उसके बाद आपको जो एक बहुत ही फेमस अभी आजकल चल रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी, काशीराम, उसके एमपी कौन है, चंद्रशेखर आज़ाद, इनको रावण भी कहा जाता है। और जो इंडिपेंडेंट एमपी हैं उनके द्वारा क्या, उनका नाम है नगीना चंद्रशेखर आज़ाद, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया बिल कि जो रिजर्वेशन है SC ST OBC को वो कहाँ मिलना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में। और उनका डिमांड था क्यों, क्योंकि जो बोला जा रहा है कि सेंटर हैव मैसिवली रिड्यूस्ड गवर्नमेंट जॉब्स बाय द प्राइवेटाइजिंग गवर्नमेंट एंड अंडरटेकिंग्स, इसलिए वो मांगे थे। ये देखा जाएगा। इंपॉर्टेंट बस ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि प्राइवेट बिल होता क्या है, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, बाकी बिल क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले आर्टिकल पे। तो अगला आर्टिकल है कि एट एशियान मीट जयशंकर होल्ड टॉक विथ लैवरोव अदर लीडर्स। लैवरोव कौन है, लैवरोव जो हैं वो रशिया के क्या हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं। ठीक है, काउंटर पार्ट सर्वे लैवरोव एंड लीडर्स फ्रॉम द साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, लाओस, ये सब के फॉरेन मिनिस्टर से अपने काउंटर पार्ट से मिले हैं। अब एशियन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एशियन है क्या। एशियन का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, उसका होता है फुल फॉर्म एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशिया में जो भी नेशन है उसका जो एक एसोसिएशन बनाया गया, दैट एसोसिएशन इज कॉल्ड एशियन ग्रुप। ये क्या है, एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है, कितने देश का, 10 देशों का। कहाँ, साउथ ईस्ट एशिया में जो भी 10 देश हैं उसका एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल यूनियन है। ठीक है, ये देखिए आपके लिए मैप लाए हैं। और अगर हम बात करेंगे तो दिस एरिया इज कॉल्ड एशिया, है ना, ये एशिया में आता है। तो एशिया में किस एशिया की बात किया जा रहा है, साउथ ईस्ट एशिया। अगर हम इस तरह से देखेंगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। कहाँ का बात किया जा रहा है, साउथ ईस्ट एशिया, मतलब इस एरिया की। ठीक है, हम लोग इंडिया किस चीज़ में आते हैं, साउथ एशिया में आते हैं, लेकिन बात कहाँ की जा रही है, साउथ ईस्ट एशिया। इट मीन्स दिस एरिया। साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सा आ जाएगा, आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो 10 कंट्री है वो कौन कौन सा कंट्री है, ब्रुनई, ये देखिए ब्रुनई, उसके बाद है कंबोडिया, ठीक है, उसके बाद है इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया, लाओस, ठीक है, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस और सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये जो 10 कंट्रीज़ है ये इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो अब बात करेंगे कि इंडिया तो है ही नहीं। हाँ, इंडिया इज़ ए नॉट पार्ट ऑफ एशियन, है ना, लेकिन हम क्यों जाते हैं वहाँ, क्योंकि हमारा जो इकॉनमी है ये हमारा सब क्या है, पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है। अगर आप अपने पड़ोसी से नहीं बना के रखेंगे तो कैसे क्या होगा, आपका डिप्लोमेसी क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, है ना। इसलिए, और हम एक बहुत ही इमर्जिंग इकॉनमी है तो ये सब भी हम लोग को ढूंढता है कि भैया आओ, बड़ा भाई है तो बुलाता है, इज्जत देता है, इसलिए बस, ठीक है। लेकिन इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एशियन। आपसे पूछा जाए आपको क्या बताना है, एशियन का हेड क्वार्टर कहाँ है, हेड क्वार्टर ऑफ एशियन एग्जाम में कभी कभी पूछ देगा, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हेड क्वार्टर कहाँ है। हेड क्वार्टर ऑफ एशियन आपको बता देते हैं, ठीक है। आपको फिर से हम इसका मोटो अगर की बात करें तो मोटो क्या है, 1 विजन 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी, ठीक है। इसमें 2 ऑब्जर्वर कंट्री भी है, उसका नाम है ईस्ट तिमोर और दूसरा कंट्री है पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। ये जो 2 कंट्री है वो क्या है, ऑब्जर्वर स्टेट है,
ऑब्जर्वर स्टेट मतलब कि दीज टू स्टेट्स वांट्स टू बी पार्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ आसियान, बट अभी बने नहीं हैं, उनको भी बोला गया कि आप देखिए समझिए, उसके बाद आपको बात फ्यूचर में बताएंगे। आपको क्या बताना है, ईस्ट तिमोर का कैपिटल बताना है, बहुत आसान है ना। आप इसके बारे में पढ़िएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा कि ईस्ट तिमोर का कैपिटल कहाँ है, ठीक है। बाकी मेंबर कंट्रीज आपको फिर से रिवाइज कर रहे हैं, ब्रुनई है ना। ब्रुनई का कैपिटल की बात करेंगे तो कहाँ है, बंदर सेरी बेगावन, कल ही आपको बताए थे। उसका कंबोडिया है, कंबोडिया का कैपिटल कहाँ है, फोनेम फेन। इंडोनेशिया की बात करेंगे उसका कैपिटल कहाँ है, जकार्ता। लाओस की बात करेंगे उसका वियंतियन। मलेशिया का क्या है, यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, दिस इज मलेशिया। ये देखिए मलेशिया, मलेशिया का कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर। अब उसके बाद म्यांमार, म्यांमार की बात करेंगे जिसको बर्मा पहले कहते थे, उसका कैपिटल क्या है, नैपिडो। फिलीपींस की बात करेंगे, फिलीपींस का कैपिटल क्या है, मनीला। और यहीं से रेमोन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है जिसको क्या बोलते हैं हम, नोबेल ऑफ एशिया। उसके बात करेंगे सिंगापुर की, जो आपको कल ही बताए थे, यहाँ पे सिंगापुर है। सिंगापुर की कैपिटल क्या है, सिंगापुर इटसेल्फ। और थाईलैंड, थाईलैंड का कैपिटल क्या है, बैंकॉक। और वियतनाम, वियतनाम का कैपिटल कहाँ है, हनोई, आपको कल ही बताए थे। उसके बाद हम बात करेंगे, ये है पपुआ न्यू गिनी, ये जो ऑब्जर्वर स्टेट है। और दूसरा क्या है, ईस्ट तिमोर, है ना, ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर का जो कैपिटल आपको बताना है। और पपुआ न्यू गिनी का अगर बात करेंगे तो इसका कैपिटल क्या है, पोर्ट मोरेस्बे, ठीक है। आपको एशियन के बारे में समझ में आ गया होगा, आपको मन करेगा एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं आईआर में तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे, जिसमें क्या है कि इंडिया एंड यूएस साइन कल्चरल प्रॉपर्टी पैक्ट ऑन रिटर्न फॉर स्मगल्ड एंटिक्विटीज। एंटिक्विटीज क्या होता है, जो भी हमारे जो भी हमारा जो देश था पहले से, जो लूट के ले गए हैं बाहर वाले सब फॉरेनर्स, ब्रिटेन वाले, यूएसए वाले, तो वो पुराना चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एंटिक्विटी बोलते हैं। तो इंडिया और यूएस क्या क्या है, साइन क्या क्या, कल्चरल प्रॉपर्टी पैक्ट। और क्या बोला कि जो भी स्मगल एंटिक्विटी है, पुराना जो अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम्स की, मिडाइवल टाइम्स की, तो उस समय का जो भी एंटिक्विटीज है जो कल्चरल से रिलेटेड है, उसको क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा अगर वहाँ मिलता है तो, ठीक है। ये एग्जाम में आने का चांस है, प्रीलिम्स में सीधा पूछ देगा कि किस कंट्री के साथ इंडिया ने कल्चरल प्रॉपर्टी पैक्ट साइन किया है, फॉर व्हाट, टू रिटर्न स्मगल्ड एंटिक्विटीज, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा, यूएस आ जाएगा। तो एग्रीमेंट वाज साइंड बाय यूएस एम्बेसडर टू इंडिया इरिक गरसेट्टी एंड कल्चरल सेक्रेटरी गोविंद मोहन ऑन द साइड लाइन्स फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग इन न्यू दिल्ली। उसके बाद क्या बोला गया है कि विद दिस एग्रीमेंट इंडिया ज्वाइंस द रैंक ऑफ 29 एग्जिस्टिंग यूएस बायलैटरल कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पार्टनर, जिसमें क्या है, यूएस के पास 28 क्या है, एक्टिव बायलैटरल कल्चरल प्रॉपर्टी है। सोचिए वो कितना लोग से लूट के ले गया है, जिसके साथ अब साइन कर करके सबको लौटा रहा है, ठीक है। कौन कौन सा कंट्री इंक्लूडिंग, अफगानिस्तान, चाइना, कंबोडिया, इजिप्ट, ग्रीस, इटली, जॉर्डन एंड टर्की। तो हम लोग किसमें कितने नंबर पे बन गए हैं, 29th। पहले से 28th के साथ इसका पैक्ट था। वी आर द 29th कंट्री हु साइंड द पैक्ट फॉर द कल्चरल प्रॉपर्टी पैक्ट ऑन रिटर्न फॉर स्मगल्ड एंटिक्विटीज, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगला आते हैं, क्या है, ये एक आप देखेंगे तो ये छोटा सा एक आर्टिकल है एडिटोरियल पेज में, जो क्या बोल रहा है, ए लैक ऑफ एम्बिशन। किस चीज़ में बोला जा रहा है कि एग्रीकल्चर नीड्स ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी एंड प्लान। बोला जा रहा है कि जो हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है उसको अगर आप रिफॉर्म करना चाहते हैं तो 5 साल 8 साल ये छोटा छोटा स्ट्रेटजी बनाने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लंबा स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। जो क्या बोला है, इट वॉज नॉट विजिबल इन यूनियन बजट। 2024 का जो यूनियन बजट अभी आया 2 दिन पहले 25 तारीख को, उसमें ये बोला गया है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये किसको, फाइनेंस मिनिस्टर को या गवर्नमेंट को, कि आप बात तो करते हैं किस चीज़ का, कि हम 9 पिलर की बात करते हैं, 9 प्रायोरिटी की बात करते हैं, ठीक है, और लेकिन प्रायोरिटी में भी डालते हैं, बट वी डोंट हैव एनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी एंड प्लान। सो कैसे डेवलपमेंट होगा, उसी पे ये बात कर रहे हैं। द यूनियन बजट हैज रिसीव्ड कुडोज फॉर स्टेइंग द for the course of fiscal consolidation but also have been panned for being short on big ideas. A case in point is farm sector, है ना, कि हम किस चीज़ पे उनको वो बड़ा आइडिया पे बात नहीं किया गया। तो इसमें एक पॉइंट है क्या, वो है फार्म सेक्टर। डिस्पाइट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लिस्टेड कि है ना, क्या लिस्ट की है कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्टल ऑफ प्रपोजल फॉर द कैप्चर ऑफ इमेजिनेशन द प्लान टू इनिशिएट 1 करोड़ फार्मर, है ना। प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर पे बात करेंगे, और ये किस चीज़ का है, 9 प्रायोरिटी जो है हमारा, उसमें पहला है। आपको पता होना चाहिए कि 9 प्रायोरिटीज़ क्या है, तो दीज आर द 9 प्रायोरिटीज़। क्या क्या है, 9 प्रायोरिटीज जिस पे बात किया गया है इस बार किस चीज़ में, बजट में, जिसमें पहला प्रायोरिटी जो था वो हमारा क्या था, प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर। दूसरा क्या था,
एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। तीसरा क्या है? इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। चौथा क्या है? सोशल जस्टिस। पांचवा क्या है? अर्बन डेवलपमेंट। छठा क्या है? इनर्जी सिक्योरिटी। सातवां क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और आठवां क्या है? इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट। और नौवां क्या है? नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की। तो उसी में बोला गया है कि 9 प्रायोरिटीज की बात तो हम कर रहे हैं, बट द फर्स्ट प्रायोरिटी वाज प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, बट वी डोंट हैव एनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी एंड प्लान। द प्लान वाज टू इनिशिएट 1 करोड़ फार्मर को क्या करना था? प्लान क्या था शुरुआत में कि 1 करोड़ फार्मर को नेचुरल फार्मिंग के लिए ये इनिशिएट करना था इन द 2 नेक्स्ट ईयर इन द वर्चुअल रिपीटेशन फॉर द बजट प्रोमिसेस ऑफ 2023 एंड 2024। लेकिन फिर से उसी बात को दोहराया गया है, वही बोल रहे कि केमिकल फ्री फार्मिंग होगा, 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर अलॉन्ग द रिवर, गंगा रिवर के अलॉन्ग 5 किलोमीटर जो भी कॉरिडोर होगा उसमें केमिकल फ्री फार्मिंग की बात कर रहे थे। आपसे एक सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये दोनों टर्म आप हमेशा सुनते रहते होंगे, तो आप दोनों बताइए अगर किन्हीं को पता होगा कि व्हाट इज द नेचुरल डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप दोनों लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं तो हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि नेचुरल फार्मिंग क्या होता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग में दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो वही बोला गया है कि ये सब प्लान था कि गंगा नदी के किनारे जो है जो 5 किलोमीटर तक का जो कॉरिडोर होगा उसमें हम क्या करेंगे? केमिकल फ्री फार्मिंग की बात करेंगे। बिल्डिंग क्या बनाना था हमको? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर टू अपलोड, किस चीज़ के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर टू एग्रीकल्चर टू अपलोड द डिटेल ऑफ फार्मर्स एंड देयर लैंड फाउंड मेंशन इन लास्ट ईयर बजट टू, ये सब हुआ था। उसी के बाद बोले कि ना तो कोई रेशनलाइजेशन किया गया यूरिया प्राइस पे, है ना तो कोई स्पेंडिंग फर्टिलाइजर फूड सब्सिडी टुवार्ड्स इन्वेस्टमेंट इन फार्म रिसर्च, ना तो कोई एक्सटेंशन, ना इरिगेशन पे, ना मार्केट यार्ड पे, ना अदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इसी के लिए क्रिटिसाइज किए हैं। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बेसिक जो चीज़ था वो बता दिए। 9 प्रायोरिटीज हमारा क्या था कि प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। दूसरा क्या था? एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। तीसरा क्या था? इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। चौथा क्या था? सोशल जस्टिस। पांचवा अर्बन डेवलपमेंट। छठा एनर्जी सिक्योरिटी। सातवां इंफ्रास्ट्रक्चर। आठवां इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और नौवां क्या था? नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। लेकिन जो पहला ही था उस पर कोई प्लान ही नहीं है हमारा। एक सवाल और है आपसे कि आप ये बताइएगा कि जो पहले क्या आता था, पहले जब भी बजट आता था तो आपको पता होगा कि जो कॉलोनियल लेगेसी था हमारा, कि हम जो बजट लाएंगे वो एक ब्रीफ केस में लेंगे, इस तरह का ब्रीफ केस में लेके आएंगे। लेकिन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर बनी तो वो बोली कि ये जो ट्रेडिशन है क्या, ये कॉलोनियल दिखाता है, तो हम अपना क्या करेंगे? ट्रेडिशनल वे जो है, जिसको हम क्या बोलते थे? बही खाता। तो वो क्या था? एक रेड कलर का कपड़ा रहेगा, उसमें डॉक्यूमेंट रहेगा और वो टैब को इसमें लपेट के लाइन थी। तो वो कौन सी ईयर से ये चेंज हुआ है ये आपको बताना है। मे बी प्रीलिम्स में ये पूछ दे कि इन विच ईयर द ब्रीफ केस जो है वो बदल गया हमारा ट्रेडिशनल बही खाता में, वो आप बताइएगा। ठीक है, और क्या बताइएगा? नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है वो भी बताइएगा। राइट, अब आते हैं अगले आर्टिकल पे। ये बहुत जरूरी है। आप देखिएगा कि ब्रेन जो होता है, अच्छा ब्रेन होना, अच्छा काम करना, साइंस के फील्ड में काम करना, बेस्ट काम करना बढ़िया बात है, लेकिन वही चीज़ अगर नेगेटिव वे में चला जाता है तो कैसे उसका दुष्प्रभाव हो जाता है। किस चीज़ का बात कर रहे हैं हम? पुवर्टी ब्लॉकर्स की। जो भी आपको पता होगा कि 8 से 9 साल के बीच में जब आप होते हैं तो आपका पुवर्टी होता है, मतलब कि आप बड़े होने लगते हैं, उसके बारे में बात किया जा रहा है। और ये बात क्यों आया है कि टेस्ला और स्पेसएक्स के जो CEO हैं एलन मस्क, उसके बारे में कि हैज एलेज्ड दैट हिज ट्रांसजेंडर चाइल्ड, उनका एक बच्चा था जिसका नाम क्या था? ज़ेवियर। द चाइल्ड हुम मस्क नेम्ड ज़ेवियर, बॉर्न इन 2004 में उनका बच्चा एक पैदा लिया था जिसका नाम रखे थे वो ज़ेवियर। उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो ट्रांसजेंडर था और बोला गया कि किल्ड बाई वोक माइंड्स वायरस। किसके कारण? वोक माइंड वायरस के कारण उसका क्या हो गया? डेथ हो गया, या फिर कहें उसको मार दिया गया वो वायरस इंसर्ट करके। क्यों? क्योंकि आफ्टर ही हैज ट्रिक्ड इनटू कंसेंटिंग टू यूज ऑफ पॉवर्टी ब्लॉकर्स। वो क्या होता है? आफ्टर ही वाज ट्रिक्ड टू कंसेंटिंग टू यूज ऑफ पॉवर्टी ब्लॉकर्स, ये जो वोक माइंड है वो क्या है? पुवर्टी ब्लॉक कर देता है। द चाइल्ड हुम मस्क नेम ज़ेवियर वाज बॉर्न इन 2004। इन 2022 सी एलेजली चेंज हर जेंडर आइडेंटिटी टू फीमेल एंड नेम, उसका नाम क्या हो गया था? विवियन जेना विल्सन। आपको बता रहे कि 2004 में मस्क का एक बच्चा होता है जिसका नाम है ज़ेवियर। ठीक है, शुरू में बोला जाता है कि वो मेल चाइल्ड है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एडमिट की हम फीमेल हैं, तो वो मेल को फीमेल नहीं चाहते थे, इसलिए वो क्या किए? इंसर्ट करवा दिए पॉवर्टी ब्लॉकर। पॉवर्टी ब्लॉकर क्या होता है? उसको बोला गया कि वोक माइंड में, जिसके कारण उसका जो पॉवर्टी होता है
वो ब्लॉक कर दिया गया। बाद में वो बोली 2022 में कि हम लड़की हैं और अपना नाम रखी विवियन जीना विल्सन। उसी में बारे में बोला गया है कि लीगली डिस्टेंस हर फादर हरसेल्फ फ्रॉम फादर, और अपने फादर एलन मस्क से वो अलग हो गई थी। एंड लीगली डिस्टेंस हरसेल्फ विवियन हैज टोल्ड एनबीसी न्यूज दैट मस्क वाज लाइंग, वो झूठ बोल रहा है, दैट ही वाज ए कोल्ड अनकेयरिंग नार्सिस्टिक फादर। कितना बड़ा ये बात है कि कोल्ड अनकेयरिंग एंड नार्सिस्टिक फादर, है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज पॉवर्टी ब्लॉकर। पॉवर्टी ब्लॉकर क्या होता है? एक ड्रग होता है जो क्या करता है, आपके पॉवर्टी जो जिस समय पे आपका जिस एज में पॉवर्टी आता है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। पॉवर्टी इन ट्रांसजेंडर एंड डेंजर डाइवर्सिटी इन ड्यूरिंग पॉवर्टी, चाइल्ड्स बॉडी गोज थ्रू फिजिकल चेंजेज इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन एडल्ट कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज इनिशिएटेड बाई हार्मोनल सिग्नल। हार्मोनल सिग्नल जो आपका जो हार्मोन होता है, जो किसको सिग्नल देता है? ब्रेन को, है ना, टू द zonads, ovaries in female and testicles in male. When a teen has gender dysphoria, dysphoria क्या होता है? A condition in which they are conflicted between gender assigned to a birth and the gender they want to be assumed. क्या होता है dysphoria? कि एक कंडीशन होता है जिसमें कि जब बच्चा पैदा लेता है ना, तो उसके जेंडर पे क्या होता है? कन्फ्लिक्ट होता है, पता नहीं चल पाता है कि वो मेल है या फीमेल है ना। दे आर कन्फ्लिक्टेड बिटवीन द जेंडर असाइंड टू द बर्थ एंड द जेंडर दे वांट टू अज्यूम, और वो कौन सा जेंडर बनाना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। दैट केस इज कॉल्ड डिस्फोरिया, है ना। द मेडिकेशन इज प्रिस्क्राइब टू पाउज सेक्स हार्मोन, और जो जो दवा देते हैं जो सेक्स हार्मोन, बाय द वे उसमें दोनों सेक्स हार्मोन डेवलप होना शुरू हुआ। ट्रांसजेंडर क्या होता है? जो ट्रांस हो जाना, है ना, मेल और फीमेल से जो ऊपर हो जाता है, ट्रांस हो जाना। तो एक को किसी को क्या करेंगे? हम पाउज कर देंगे, जैसे मेल हार्मोन है उसको हम पाउज कर देंगे तो ये फीमेल बन जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा मेल हो तो फीमेल का जो हार्मोन है उसको हम पाउज कर देंगे, रोक देंगे, तो उसी में जो मेडिकेशन दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पुबर्टी ब्लॉकर। ये कौन बता रहे हैं? ये डॉक्टर सुभाष कुमार बैंगनू हैं, जो कौन है? इंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। उनके हिसाब से ये बताया गया है। अब ये बोल रहे हैं कि कैसे ये काम करता है ये जो ड्रग है। तो मेडिसिन आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? GnRH बोलते हैं, है ना, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। ये ध्यान रखिएगा, व्हाट इज GnRH? दीज आर द पॉवर्टी ब्लॉकर्स ड्रग। क्या होता है? GnRH, है ना, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? स्टॉप्स द बॉडी फ्रॉम मेकिंग सेक्स हार्मोन। वो जो सेक्स हार्मोन आपका बनता है मेल का या फीमेल का, उसको क्या करता है? ये ब्लॉक कर देता है। इन पीपल असाइंड मेल एट बर्थ एंड दीज स्लो द ग्रोथ ऑफ द फेशियल एंड पब्लिक हेयर, प्रिवेंट वॉइस डीपनिंग, लिमिट द ग्रोथ ऑफ पीनस, स्क्रोटम, टेस्टिकल्स एक्सेट्रा, है ना। पीपल असाइंड फीमेल एट द बर्थ द ड्रग्स लिमिट टू स्टॉप ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड द स्टॉप मेंस्ट्रुएशन। ये इनके द्वारा बोला है कि ये ड्रग के बाद जो आपका जो सेक्स हार्मोन है, जिसके कारण आपका जो सेक्स ऑर्गन्स है, सेक्स ये पार्ट्स है जो डेवलप होता है, उसको वो ब्लॉक कर देता है। पुबर्टी ब्लॉकर्स आर आल्सो यूज इन केस ऑफ प्री कोक्यूअस पोवर्टी के कारण। वो क्या होता है? एक प्री कोक्यूअस पोवर्टी क्या होता है? जब ऐसा कंडीशन, जब कोई बच्चा है तो जो पोवर्टी का एज होता है उससे पहले ही उसके बॉडी में जो चेंजेज आना शुरू हो जाता है। जैसे कि बोला गया है कि एट द एज ऑफ 8 फॉर द गर्ल्स बिफोर द एज ऑफ 9 इन बॉय, कि अगर गर्ल्स में बात करेंगे तो 8 साल और बॉयज़ में बात करेंगे तो 9 साल में पुबर्टी आना शुरू होता है। लेकिन 8 साल या 9 साल से पहले ही, जैसे 4 साल में ही कोई बच्चा का हेयर ग्रोथ होने लगा, उसके मूंछ आने लगे, है ना, या फिर कोई फीमेल है उनका ब्रेस्ट डेवलप ज़्यादा होने लग गया, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं? प्री कोक्यूअस पोवर्टी। तो इन दैट केस अगर हम लीगली बोले तो पोवर्टी ब्लॉकर यूज किया जाता है ना। अब क्या बोला जाता है कि आर पोवर्टी ब्लॉकर्स कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड इन इंडिया? तो बोला कि हाँ, कॉमनली तो नहीं है लेकिन प्रिस्क्राइब मोस्टली कब किया जाता है? वही जब प्रीकोक्यूअस पोवर्टी होता है, जब किसी को एज से पहले उसका जो सेक्स हार्मोन है वो डेवलप करने लग गया, तो उसको रोकने के लिए किया जाता है। अब क्या है कि हाउ द पोवर्टी ब्लॉकर्स एडमिनिस्टर्ड? तो बोला कि ए शॉट टू बी गिवन मंथली, महीने में दिया जाता है, एवरी 3 मंथ, है ना, जिसके कारण क्या होता है कि मेडिकेशन मे गिवन ऑल्सो थ्रू द इम्प्लांट प्लेस्ड अंडर द स्किन ऑफ द अपर आर्म। अपर आर्म के जो अपर स्किन होता है उसमें दिया जाता है, इम्प्लीमेंट यूजुअली नहीं। ये सब आपको हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका साइड इफेक्ट क्या है? इंसोम्निया हो जाता है, नींद आना बंद हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा, मसल एक, फटीग, मूड स्विंग एक्सेट्रा, चेंजेज इन ब्रेस्ट टिश्यू, इरेगुलर पीरियड्स स्पॉटिंग इन वीमेन, दे मे ऑल्सो डिप्रेशन और सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसी। इसके कारण क्या हो जाएगा? डिप्रेशन में भी जा सकता है जो बच्चा जिसपे वो पुबर्टी ब्लॉकर्स का ड्रग दिया गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? पुबर्टी ब्लॉकर क्यों? कि इलोन मस्क के कारण ये न्यूज़ में आया कि वो अपने बच्चे को वो वोक माइंड वायरस इंसर्ट करवा के वो क्या कर दिया गया? मरवा दिया गया। कि वो बच्चा जो पैदा लिया था तो वो मेल था, लेकिन बाद में वो खुद को बोलने लगा कि हम फीमेल हैं, है ना। पुबर्टी ब्लॉकर क्या हो गया आपको समझा दिया। ड्रग का नाम क्या है? GnRH,
है ना, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो क्या करता है, हमारा सेक्स हार्मोन को ब्लॉक करता है। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे, फ्रॉम ग्रीक रिवॉल्यूशन टू डीकॉर्बेटिन हाउ मॉडर्न ओलंपिक वेर बॉर्न। ये जो भी आज तक का कैसे ओलंपिक जो है इवॉल्व हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये सब है, ये खुद से पढ़ लीजिएगा, ये हिस्ट्री के बारे में है, एग्जाम आपको अगर इंटरेस्ट है जानने में पढ़ लीजिएगा। बाकी आगे चलते हैं, अगला हमारा प्लेसेस इन न्यूज़ में हम देखेंगे, किसको देखेंगे, जापान को। जापान में क्या लिखा है कि मिस्टीरियस पाइल ऑफ बोन। पाइल ऑफ बोन मतलब समझ रहे हैं कि बोन्स का एक पाइल बना दिया गया है। कुड बी हाइडिंग एविडेंस ऑफ जापानीज वॉर क्राइम। ये कब की बात कर रहे हैं, जब वर्ल्ड वॉर II इराकी मिलिट्री मेडिकल स्कूल पॉइंट्स टू एट्रोसिटी बाई द केमिकल वॉर यूनिट। केमिकल वॉर यूनिट का जो एट्रोसाइट किया गया था किस पे, मिलिट्री स्कूल के पे बच्चों के लिए, उसी में बोला गया कि मिस्टीरियस पाइल्स है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, जापान को देखना। तो हम जापान को आज देखते हैं मैप में, ये हमारा जापान है। अगर हम देखेंगे इंडिया से तो किस तरफ पड़ेगा, ये हमारा देखिए, ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ये हमारा प्यारा भारत महान। तो आप देखेंगे तो ये जो हमारा क्या है, ये जापान है, इस एरिया में जो जापान पड़ता है। मतलब क्या कि ईस्ट में बोलेंगे कि इंडिया से ईस्ट में कौन सा पड़ेगा, जापान पड़ेगा। ये क्या था अभी आपको बताया, साउथ ईस्ट, और ये ईस्ट में जापान है। तो हम इसको जूम करेंगे और इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा जापान है, जापान का ये मैप है। आपको बताया कि जापान क्या है, इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड, है ना, एक आर्किपिलागो है जिसमें मेन 4 आइलैंड है। कौन कौन सा है, ये जो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये जो है वो उसका नाम क्या है, होकाइडो। अब हम नॉर्थ से साउथ की ओर देख रहे हैं इस तरीके से सीरियल वाइज, है ना। आपसे कभी पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए, होकाइडो है, दिस इज होन्शु, दिस इज शिकोकू और दिस इज क्यूशू। ठीक है, क्यूशू। अगर हम बात करेंगे तो सबसे लार्जेस्ट जो है ये है होन्शु, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान, जिस पे टोक्यो शहर बसा हुआ है। टोक्यो क्या है, जापान का कैपिटल है। और जो भी फेमस सिटीज़ है जापान का, सब किस पे है, होन्शु पे। दूसरा सेकंड लार्जेस्ट बोलेंगे तो होकाइडो है सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। और शिकोकू और क्यूशू की बात करेंगे तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट है। उसके बाद नागासाकी की बात करेंगे तो नागासाकी जो है वो क्या है, क्यूशू पे है, नागासाकी। आपको ये बताना है, आपको पता है कि न्यूक्लियर बम जो है यूएस के द्वारा जापान पे अटैक किया गया था, तो वो डेट कौन कौन सा था और दोनों डेट में कौन कौन सा बम के द्वारा जो नाम दिया गया था वो कौन कौन सा है, वो बताइएगा, ठीक है। कि नागासाकी और कौन सा हिरोशिमा जो जगह था उस पर कौन कौन से डेट में बम जो है गिराया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसका ज्योग्राफी में तो ये क्या है, ryukyu आइलैंड किसका है, जापान का। और यहाँ पे ये देखेंगे आप, छोटा सा ये देख रहे होंगे, ये जो डिस्प्यूटेड है ये क्या है, क्यूरिल आइलैंड। क्यूरिल आइलैंड किसके किसके बीच में डिस्प्यूट है, जापान और रशिया के बीच में, ठीक है। यहाँ पे आते हैं मैप में, ये देखिए ये मैप है जापान का, ठीक है। ये टोक्यो शहर है, किस पे हो जाएगा टोक्यो शहर, होन्शु पे। होकाइडो, ये होकाइडो हो गया। अगर हम बात करेंगे कि ये जापान होन्शु और होकाइडो के बीच में, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये जो एक स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रेट जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सुगारू स्ट्रेट, जो क्या करता है, होकाइडो और होन्शु को सेपरेट करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि दिस स्ट्रेट नेम्ड सुगारू स्ट्रेट, जो क्या करता है, होन्शु और होकाइडो को सेपरेट करता है। उसका यहाँ पे देख रहे होंगे ये क्या है, सखलिन आइलैंड। सखलिन आइलैंड किसका है, रशिया का है। सखलिन आइलैंड और जापान के बीच में यहाँ पे देख रहे होंगे फिर से एक स्ट्रेट बन रहा होगा, जिसको क्या नाम बोलते हैं, सोया स्ट्रेट। ये किसके किसके बीच में है, होकाइडो ऑफ जापान एंड सखलिन आइलैंड ऑफ रशिया, ठीक है। उसके बाद चलिए आपको ये बताना है कि एक यहाँ भी आपको स्ट्रेट दिख रहा है जो क्या है, साउथ कोरिया और जापान के बीच में है, ये स्ट्रेट है, उसका आपको नाम बताना है, ठीक है, कि कौन सा है, जो येलो सी और सी ऑफ जापान को भी कह सकते सेपरेट करता है, और भी कैन से कि साउथ कोरिया और जापान को करता है, उसका नाम बताना है आपको, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी में तो आप देख ही रहेंगे, ये पैसिफिक ओशन है, ये सी ऑफ जापान है, सी ऑफ ओकोज है ना, तो स्ट्रेट एटसेट्रा। तो आज के जो डिस्कशन था उसमें यही था। ऑलराइट, मिलते हैं फिर कल हम लोग। ओके, टाटा, बाय बाय।